Hello, hello everyone. I am Ritu, extension lecturer in Government College, जींद। आज का हमारा टॉपिक है वर्क ऑफ रिवर, नदी के कार्य। इसमें हम पढ़ेंगे नदी कौन कौन से कार्य करती है और नदी से कौन कौन सी कलाकृतियाँ बनाई जाती हैं। नदी के जल से निर्मित भू आकृतियों को हम कहते हैं नदीय दृश्य भूमि। बहिर्जात प्रक्रियाओं में नदी का कार्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण रहता है। वर्षा होने और बर्फ पिघलने से जो हमें प्राकृतिक ढालों पर संकरी धाराओं के रूप में जो जल बहने लगता है, वे धाराएं मिलकर बड़ी हो जाती है, जो कि हमारा क्या करती हैं, नदी का रूप धारण कर लेती हैं। अतः नदी भूतल के जल को सागर या किसी बड़ी झील तक ले जाने का एकमात्र प्राकृतिक साधन यानी कि नेचुरल, जैसा कि हमारे फिगर में दिखाया गया है। एक हमारी होती है मुख्य नदी और बाकी जो हमारी नदियां होती हैं वे उसकी सहायक नदियां होती हैं यानी कि एट्रीब्यूटरीज होती हैं। और जो मुख्य नदी है वही आखिर में मिलकर हमारे समुद्र में मिल जाती है। सबसे पहले जहाँ जिस स्थान पर नदियाँ जन्म लेती हैं उसे नदी का उद्गम स्थान या स्रोत कहते हैं, और जिस स्थान पर नदी सागर या बड़ी झील में जाकर गिरती है उसे हम क्या कहते हैं, नदी का मुख और मुहाना। ध्यान रहे, जब नदी जब आखिर में जब गिरती है उसे कहते हैं नदी का मुख, और नदी जिस स्थान से जन्म लेती है उसको कहते हैं हम उद्गम स्थान। और नदी घाटी के विकास में जब सहायक नदियाँ मुख्य नदी में आकर मिलती है तो उसको हम कहते हैं ड्रेनेज बेसिन। क्या कहते हैं, ड्रेनेज बेसिन, अपवाह बेसिन, जैसे कि आपका फिगर में दिखाया गया है। और जब दो अपवाह बेसिन के बीच के ऊंचे भाग को हम कहते हैं जल विभाजक। ऊंचे भाग को हम कहते हैं जल विभाजक। कई बार ये छोटे छोटे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं कि उसका उद्गम स्थान क्या है, जल विभाजक क्या होते हैं, अपवाह बेसिन क्या होता है, सहायक नदियाँ कैसे मुख्य नदी से आकर मिलती है। बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो हमारे कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे नदी का कार्य। नदी 3 प्रकार के कार्य करती है, जिसमें अपरदन, परिवहन और निक्षेपण, ये तीनों कार्य सम्मिलित होते हैं। पहला है हमारा अपरदन कार्य यानी कि इरोजन। जब नदी अपने किनारों और तलहटी को काटती छाटती कुरेदती खुरचती है तो इसे हम कहते हैं नदी का अपरदन कार्य। उसके बाद होता है हमारा परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन। अपरदन द्वारा उत्पन्न शैल चूर्ण को नदी अपने जल प्रवाह की दिशा में भागकर आगे की ओर जो ले जाती है, यानी कि उसने जो अपरदन किया है उसका होता है यहाँ पे परिवहन। लास्ट में होता है हमारा निक्षेपण यानी कि डिपोजिशन। बहा कर लाए गए पदार्थ को नदी किसी भी निम्न प्रदेश में जाकर जमा कर देती है, इसको हम कहते हैं डिपोजिशन। ये हो गए हमारे 3 कार्य। उसके बाद हम कहेंगे कि नदी का अपरदन कार्य कैसे कैसे होता है। नदी का अपरदन 2 प्रकार से होता है, एक होता है यांत्रिक और एक होता है रासायनिक। यांत्रिक क्रिया में नदी अपने जल के बल की सहायता से अपने तटों और तलछटी को काटती है, और रासायनिक क्रिया में नदी चट्टानों के घुलनशील तत्वों को जल में घोल देती है और चट्टानों का अपरदन करती है, जिसमें से कुछ एक महत्वपूर्ण है, जैसे जलीय क्रिया हाइड्रोलिक एक्शन, प्रवाही जल से बलरहित प्रहारों से बल नदियों के दल और तट की शैली धीरे धीरे संधि स्थलों पर कमजोर पड़ती हैं। कालांतर में इसे खंड अलग कर कर नदी के साथ बहने लगते हैं। जल की इसी क्रिया को जलीय क्रिया कहते हैं। अपघर्षण यानी कि एब्रेशन यानी कोरेशन, प्रवाहित जल के साथ बहने वाले, जब हमारा जल बहता है तो उसके साथ जो बहते शैल खंड है नदी के तल और तट को घिसते और खरोचते हैं। इससे नदी की घाटी क्या होती है, और भी गहरी और चौड़ी हो जाती है। इस तरह के अपरदन करने के ढंग को हम कहते हैं अपघर्षण। और दूसरा है हमारा शनिघर्षण। कई बार इन दोनों में अंतर पूछा भी जाता है कि अपघर्षण क्या होता है, शनिघर्षण क्या होता है। अपघर्षण की बात ही भी शनिघर्षण का कार्य भी नदी द्वारा किया जाता है। प्रवाहित जल में उपस्थित शैलखंड रेत कण आपस में टकराते हैं। उसमें तो क्या था कि जो आपके साथ जो
पत्थर आए हैं वो ही कुरेदते हैं, लेकिन अब जो आपस में टकराते हैं, जितने शैलखंड और रेत कण हैं, और वो आपस में टकरा के बारीक होते हैं, इस प्रकार के अपर्दन को हम क्या कहते हैं? शनि घर्षण। अपघर्षण और शनि घर्षण ये बहुत बार छोटे क्वेश्चनों में पूछा भी जा चुका है। उसके बाद संरक्षण, नदी के जल के पदार्थ को घोलने की बड़ी शक्ति होती है। शैल पदार्थ में जल के घुलने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? संरक्षण। जल खनिज, नमक, जिप्सम, चूना पदार्थ आदि खनिजों को घोलकर अपने साथ बहाकर ले जाता है। अनुमान लगाया जाता है कि हर साल लगभग 5 अरब टन शैल पदार्थ जल में घुलकर समुद्र में पहुंचता रहता है। और नदी के अपरदन कार्य को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं? उसमें सबसे पहला है वॉल्यूम ऑफ वाटर। नदी के जल की मात्रा बढ़ने से नदी अपरदन में वृद्धि होती है, जिसके कारण जब नदी में बाढ़ आती है तो सबसे ज्यादा अपरदन होता है, और जल की मात्रा कम होने पर नदी में बहुत कम अपरदन होता है। फिर आती है हमारी जल की गति, वेलोसिटी ऑफ वाटर, उसकी जल की गति। नदी के जल की गति जितनी अधिक होगी अपरदन उतना अधिक होगा। जब जब नदियों में जल की जो स्पीड है वो जितनी कम होगी अपरदन कार्य उतना ही कम होगा। और उसके बाद है नेचर ऑफ रॉक, शैलों की प्रकृति। जब नदी बलुआ पत्थर, चूना पत्थर यानी कि जब नरम चट्टानों में बहती है तो अपरदन कार्य अधिक करती है, परंतु जब वह ग्रेनाइट जैसी कठोर चट्टानों से होकर बहती है तो अपरदन बहुत ही कम होता है, क्योंकि सीधी सी बात है जो नरम चट्टानें वो जल्दी से अपरदित हो जाती हैं, क्योंकि जब स्पीड से या पानी से वो आराम से वो घुल जाती हैं उसमें, लेकिन जो कठोर चट्टानें होती हैं वो बहुत लेट से घुलते, इसलिए बहुत कम अपरदन होता है। फोर्थ है हमारा शैल चूर्ण की मात्रा। जब नदी का जल स्वयं बहुत कम अपरदन कर पाता है तो नदी अपने शैल चूर्ण की सहायता से अपरदन करती है। शैल चूर्ण जैसे रेत, मिट्टी, बजरी, रोड़े, बड़े बड़े शिलाखंड, ये क्या काम करते हैं? एक तरह से टूल का काम करते हैं। जब नदी का वेग अधिक हो जाता है तो ये शैल चूर्ण नदी के किनारों को, तलहट को बड़ी तेजी से खरोंचते हैं, तो इससे अपरदन, शैल चूर्ण की मात्रा जितनी नदियों में, जिस नदी में अधिक होगी अपरदन उतना ही ज्यादा होगा। लास्ट में हमारा आता है, फिर उसके बाद आता है हमारा परिवहन कार्य। तो था हमारा अपरदन कार्य कैसे कैसे होता है। अब हम पढ़ेंगे कि उसका परिवहन कार्य कैसे कैसे होता है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन वर्क ऑफ रिवर कैसे होता है। नदी की अपरदन क्रिया द्वारा उत्पन्न अवसाद नदी के जल के साथ साथ बहना आरंभ कर देती है। नदी की परिवहन क्रिया कहते हैं। नदी जो अवसाद ढोती जो अपने साथ लेके चलती है उसे नदी का भार या नद भार यानी रिवर लोड कहते हैं। नद भार बड़े बड़े शिलाखंडों से लेकर छोटे छोटे महीन कण भी हो सकते हैं। नदी के जो प्रवाहित करने के कारक वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले है जल का वेग, वेलोसिटी ऑफ वाटर। कई बार ये पूछा जाता है कि अगर नदी का वेग दुगना हो जाए तो उसकी परिवहन शक्ति कितनी हो जाती है, तो वो हमें लिखनी होगी। परिवहन शक्ति हो जाती है 2⁶ यानी 64 गुना। अगर स्पीड उसकी 2 गुना बढ़ती है तो उसका जो परिवहन करने की शक्ति कितनी गुना हो जाएगी? 64 गुना हो जाएगी। नदी में परिवहन को सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ प्रभावित करती है? उसका वेग, उसकी स्पीड। जिस स्पीड से, अगर स्पीड बहुत ज़्यादा है तो परिवहन की शक्ति भी बहुत ज़्यादा होगी, अगर कम है तो परिवहन की शक्ति कम होगी। फिर आती है वॉल्यूम ऑफ वाटर, जल की मात्रा। अन्य परिस्थितियों के सामान्य रहने पर यदि नदी के प्रवाहित जल की मात्रा दुगनी हो जाए तो परिवहन की करने की शक्ति भी दुगनी हो जाएगी। नद भार का आकार, साइज ऑफ रिवर लोड। महीन कण बहुत दूर दूर तक बहाए जा सकते, जबकि बड़े बड़े शैलखंड कुछ ही दूरी तक बहाए जा सकते हैं। सबको पता है कि हम अपने सिर पे अगर हैवी कोई भी बोझ रखते हैं तो हम थोड़ी दूर तक चल पाएंगे, लेकिन अब हमारे सिर पे बहुत ही हल्का है, कोई भी हल्की चीज़ रखते हैं तो हम उसको बहुत दूर तक ले जा सकते हैं। ऐसे ही नदियाँ हैं, जब नदियों में बहुत ही छोटे छोटे कण होंगे तो वो बहुत दूर तक आसानी से बहा ले जाएगी, लेकिन जब नदियों के बीच में जब बड़े बड़े कंकड़ पत्थर अगर हम रख देंगे उसमें उसमें आ जाएंगे तो क्या है कि उसकी स्पीड ज़्यादा दूर तक वो उसको ले नहीं जा पाएगी। फिर हमारा आता है सबसे लास्ट में डिपोजिशनल वर्क ऑफ रिवर, यानी नदी का निक्षेपण कार्य। जब नदी अपने भार को ढोने की क्षमता, जब उसमें क्षमता रह ही नहीं जाती, वो बिल्कुल थक जाती है, उसको आगे आगे तक वो नहीं ले जा सकती उसको, तो उसके बाद वो क्या करती है? अपना निक्षेपण करना स्टार्ट कर देती है।
नदी में नद बार ढोने की क्षमता में यह कमी नदी के गति में भी कमी होने के कारण हो सकती है, जल की मात्रा की कमी के कारण भी हो सकती है, बाढ़ में ज़्यादा बोझ हो जाने के कारण भी हो सकती है। अवसाद का अधिकांश भाग नदी अपने किनारों पर, मुहाने पर, मार्ग में अपने तल पर निक्षेपित करती रहती है। सबसे पहले विशाल शैलखंडों का, यानी कि सबसे पहले बड़े बड़े टुकड़ों का वो क्या करेगी, निक्षेपण। उसके बाद वो छोटे छोटे टुकड़ों को नीचे बैठने लगते हैं, यानी कि उसका निक्षेपण करना स्टार्ट कर देती है, और सबसे अंत में वह सबसे महीन कणों का निक्षेपण करती है। कुल अवसाद का लगभग 1/4 भाग ही समुद्र तक पहुंच पाता है। उससे पहले वो बहुत ज़्यादा मटेरियल अपना, उससे पहले ही डिपोजिशन वर्क जो है उसका निक्षेपण वो हो चुका होता है। मेनली हम यही कहना चाह रहे हैं कि जब, जैसे कि मनुष्य ही अगर हम एग्जाम्पल लें, जैसे मनुष्य में भी किसी भी चीज़ को ढोने की उसकी क्षमता वो कम हो जाती है। जब हम अपने हाथ में कोई बोझ लेके चलेंगे तो सबसे पहले किसको, जो जिसमें ज़्यादा वजन है उसको रखेंगे, फिर उससे थोड़े को, फिर उससे थोड़े के, ऐसे ही रिवर है, सबसे ज़्यादा वो अपने बड़े शैलखंडों को का निक्षेप करेगी, फिर उससे छोटे का करेगी, फिर लास्ट में सबसे छोटे का करेगी। ये तो थे हमारे वर्क की रिवर कैसे काम करती है। अब हम पढ़ेंगे कि उनके इन कामों से क्या क्या चीज़ें बनती, यानी कौन कौन सी कलाकृतियाँ बनती हैं। नदियों में अपर्दन, परिवहन, निक्षेपण कार्यों द्वारा अपने उद्गम से लेकर मुहाने तक विभिन्न प्रकार की बहुत सारी कलाकृतियाँ बनती हैं। नदी घाटी का ऊपरी भाग, नदी घाटी का मध्य भाग, नदी घाटी का निचला भाग, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम करेंगे जो नदी के ऊपरी भाग में जो कलाकृतियाँ बनती हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। नदी का ऊपरी भाग सबसे पहले कौन सी जगह पे होगा, सीधी सी बात है, पर्वतीय क्षेत्र में होगा। तो उद्गम स्थान, जो पर्वतीय क्षेत्र उद्गम स्थान से आरंभ हो जाता है। यहाँ नदी तीर ढालों में बहती है, जिसके कारण उसका वेग भी ज़्यादा होता है और भार वहन करने की शक्ति भी अधिक होती है। इसलिए नदी अपने इस भाग में मुख्यतः अपनी अपर्दन क्रिया द्वारा कलाकृतियों का निर्माण करती है। उसमें सबसे पहले वो क्या करेगी, गोर्ज महाखंड बनाएगी। उच्च पर्वतीय भागों में जब नदी कठोर चट्टानों में प्रवाहित होती है तो इसका अधिकांश कार्य लंबवत अपर्दन यानी कि डाउन कटिंग होता है। साइड कटिंग का कार्य बहुत ही कम होता है। इस प्रकार किनारे पर कठोर चट्टानें खड़ी रह जाती हैं और वह गहरी चट्टानों में आरंभ हो जाते हैं, जिसे हम गोर्ज कहते हैं। इंडिया में क्या है कि सतलुज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गंडक, कोसी सभी नदियां अपने पर्वतीय भागों में गोर्ज बनाती ही बनाती हैं। उसके बाद आती है हमारी कैनियन। गोर्ज का ही विस्तृत रूप, यानी कि उसके बाद क्या बनेगा, हमारा कैनियन बनेगा। ये साधारणतः शुष्क जलवायु वाले उच्च भागों में पाया जाता है। इंडिया में बहुत ही कम है। संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलोराडो के शुष्क पठार पर कोलोराडो नदी द्वारा निर्मित कोलोराडो कैनियन विश्व में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। यह है आई के आकार का, आई शेप्ड, लगभग 480 किलोमीटर लंबा है और 1828 मीटर गहरा है। दक्षिण अफ्रीका के पठार पर प्रवाहित होने वाली ऑरेंज रिवर, ये भी बहुत फेमस है। इन्होंने कालाहारी मरुस्थल के निकट एक कैनियन बना रखा है। इसके बाद आती है कि वी शेप्ड वैली। वी शेप्ड वैली का तो हर किसी को पता है कि जितनी भी वर्ल्ड में जितनी रिवर है वो लगभग वी शेप्ड वैली का निर्माण तो करती ही करती हैं। यह कलाकृतियाँ साधारणतः उन क्षेत्रों में बनती जहाँ वर्षा पर्याप्त मात्रा में होते, चट्टानें अधिक कठोर नहीं होती हैं। ऐसे क्षेत्रों में डाउन लंबवत कटिंग तथा साइड कटिंग साथ साथ होती रहती है, यानी दोनों काम होते हैं, डाउन कटिंग भी और साइड कटिंग भी, जिससे अंग्रेजी के अक्षर वी के आकार की घाटी का निर्माण होता है, जैसे कि हमारा पिक्चर में दिखाया गया है। उसके बाद आता है हमारा वाटरफॉल। वाटरफॉल का भी सबको पता है। जब नदी का जल अचानक ऊंचाई से नीचे गिरता है तो वह जलप्रपात बनाता है। नदी के मार्ग में बहुत सी कोमल और कठोर चट्टानें आती हैं। कोमल चट्टानें जल्दी से कट जाती हैं, जिसके स्थान पर तलहटी नीचे होती जाती है। इस प्रकार नदी का जल तेज गति से नीचे की ओर गिरने लगता है, जिससे हमारा जलप्रपात बनता है। जलप्रपात का पीछे हटना, कई बार ये क्वेश्चन भी आता है कि जलप्रपात पीछे कैसे हटता है। कालांतर में जलकुंड का आकार जब बड़ा होता है तो कठोर चट्टान के नीचे जो कोमल चट्टान है
वो भी अपरदित होती रहती है। फलतः ऊपर की जो चट्टान है वो आधारहीन होकर नीचे गिरने लगती है। इस प्रकार जलप्रपात अस्थायी होता है, प्राय पीछे हटने लगता है। अमेरिका का नायग्रा फॉल्स प्रपात इसी प्रकार 0.3 मीटर से 2.0 प्रति वर्ष पीछे हटकर नदी के उद्गम स्थान की ओर बढ़ रहा है। यह जलप्रपात 50.66 50.67 मीटर ऊंचा है। दक्षिण अफ्रीका के जोम्बेजी नदी पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात 133 मीटर ऊंचा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वाटरफॉल स्थिर नहीं होते, वे भी टाइम टू टाइम वो अपनी जगह चेंज करते रहते हैं, क्योंकि बार बार अगर पानी आता है तो वे चट्टाने, जो कठोर चट्टान है, वे भी टूटने लगती हैं, तो प्रपात थोड़ा सा पीछे हटने लगता है। इसके बाद हमारी आती है रैपिड यानी कि शिप्पिकाएं। कई बार उसके बाद हमारी जो शिलाकृतियां बनती हैं वो है रैपिड शिप्पिकाएं। कई बार नदी के मार्ग में कठोर और कोमल चट्टानें अनुप्रस्थ दिशा में यानी कि ट्रांसवर्स दिशा में स्थित होती है। कोमल चट्टान का अपरदन शीघ्र होता है, कठोर चट्टान का अपरदन होने में समय लगता है, इसलिए नदी की तलछी उबड़ खाबड़ हो जाती है। इस ढाल को नदी का ढाल तिरछों के साथ आगे बढ़ता है, इसे शिप्पिकाएं कहते हैं। कई बार नदी के मार्ग में बहुत सारी शिप्पिकाएं आती हैं। शिप्पिकाओं के एक समूह को सोपानी या जलप्रपात भी कहते हैं। अब हम देखेंगे कि वाटरफॉल और शिप्पिका में अंतर क्या है। वाटरफॉल हमारा अधिक ऊंचा और खड़ी ढाल वाला होता है, जबकि शिप्पिका की ऊंचाई कम और ढाल मंद होता है। सामान्यतः शिप्पिकाएं जलप्रपात के ऊपर या वाटरफॉल के ऊपर या नीचे विकसित होते हैं, परंतु कई बार ये स्वतंत्र रूप यानी कि अपने अलग भी हो सकती हैं। शिप्पिकाओं की अपेक्षा जलप्रपात का आर्थिक महत्व अधिक होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे पोर्ट होल्स यानी कि जलज गर्तिका। पोर्ट होल्स नदी के तलहटी में जब कोई कोमल चट्टान आती है तो वह उसका लगातार उसका अपरदन होता रहता है और जहाँ पर वह छोटा सा गर्त बन जाता है और नदी का जल इस गर्त के भंवर के रूप में घूमने लगता है और एक प्रकार के छेदक का कार्य हो जाता है। इस प्रकार नदी के जल में उपस्थित जलचर इस गर्त की दीवारों या तल का अपरदन करते रहते हैं। यह गर्त गहरा और चौड़ा हो जाता है। नदी की तलहटी पर जल द्वारा बने इस गर्त को हम कहते हैं जलज गर्तिका यानी कि पोर्ट होल्स। जलज गर्तिकाओं के भंवर से बचना बहुत कठिन होता है। कुछ लोग इसे शैतानी बल का प्रतीक मानते हैं। इसे डेविल पंच बॉल अथवा विच कल्ट्रोन भी कहते हैं। कई बार ये गर्त नदी की घाटी के मध्यवर्ती भाग में भी बनते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे इंटरलॉकिंग स्पर अंतर्ग्रथिक पर्वत स्कंद। नदी अपनी घाटी के लंबवत अपरदन द्वारा गहरा करती रहती है, परंतु अपने मार्ग में आने वाली कठोर चट्टानों के अवरोधक से बचती हुई बहती है। कुछ कठोर चट्टानें अवरोधकों का चक्कर काटती हुई नदी विसर्पित गति से प्रवाहित होती रहती है। नदी के कठोर चट्टानों के मध्य दरारों में बहने लगता है। इसे मोड़ के नदोदर किनारों पर कटाव अधिक स्पष्ट और गहरा दिखता है। इस प्रकार में पर्वत स्कंदों का निर्माण होता है जो नदी के दोनों किनारों के अंदर की ओर मुड़कर परस्पर स्कंदित हो जाते हैं। इसके विपरीत उन्नोदर किनारों पर अपरदन बहुत कम होता है, जिससे वे स्कंद डाल निर्मित होते रहते हैं। इस प्रकार की नदी के उद्गम की ओर देखने से इसे पर्वत स्कंद परस्पर अंतर्गणित एवं अतिक्रमण करते हुए प्रतीत होते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल बेंचेज संरचनात्मक सोपान। जब नदी के मार्ग में कठोर और कोमल चट्टानों की परतें क्षैतिज रूप से एक दूसरे के ऊपर क्रम से पाई जाती हैं तो नदी का जल इन चट्टानी परतों का अपरदन भिन्न भिन्न गति से करता है। नरम चट्टानों का अपरदन क्या होता है कि अधिक होगा, सीधी सी बात है, और सख्त चट्टानों का अपरदन कम होगा। कठोर चट्टानें कम अपरदित होने के कारण बेंच के रूप में बाहर की ओर निकलती रहती हैं और ये बेंच यानी सोपान धरातलीय संरचना में भिन्नता के कारण उत्पन्न होते हैं, जिस कारण उन्हें संरचनात्मक सोपान भी कहते हैं। उसके बाद आती है हमारी रिवर टेरेस। नदी वेदिकाएं नदी के किनारों में स्थित होती हैं और नदी के प्रारंभिक तल को प्रदर्शित करती हैं। नदी जलौढ़ का निक्षेप करके जिसे बाढ़ का मैदान बनता है। जब सागर तल में परिवर्तन है, किसी अन्य कारण से आधार तल से परिवर्तन है, तो नदी का पुनर्यौमन होता है।
इसके परिणाम स्वरूप नदी बाढ़ के मैदान में निक्षेपित अवसाद शैलों के नीचे की ओर काटती है और पूर्वोत्तर मूल घाटी के रूप में किनारे बाढ़ की तरह आकर तरह पर वेदिकाओं के रूप में सिस खड़े रह जाते हैं। कालांतर में नई घाटी अधिक चौड़ी हो जाती हैं। पहले बाढ़ के मैदान, दूसरा बाढ़ का मैदान बनता रहता है। आल्पस, हिमालय, रॉक आदि पर्वतों में ऐसी बहुत सी नदी घाटियां जिसमें कई पुनर्यौन से कई युग्मित वेदिकाओं की श्रृंखला सीरीज निर्मित हो जाती है। बाढ़ के उत्थानों से ये नदी घाटी अधिक गहरी और चौड़ी हो जाती हैं। ये थे हमारे नदी के ऊपरी भाग से बनी स्थलाकृतियां। अब हम पढ़ेंगे नदी के मध्यवर्ती भाग में, यानी कि उसके बीच वाले भाग में कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनती हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जलोढ़ शंकु और जलोढ़ पंख। एलुविल, कौन सा एलुविल फैन, जब नदी पर्वतीय प्रदेशों को छोड़कर, अब ये सारी जो स्थलाकृतियां थी पर्वतों के टाइम की है, लेकिन जब पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भागों में प्रवेश करते तो उसका ढाल में कमी आ जाती है, जिसके कारण नदी के जल की गति बहुत ही कम हो जाती है। नदी प्रवाही गति कम होने के कारण नदी पर्वतीय प्रदेश के लादे हुए नदभार का और अधिक परिवहन वो नहीं कर सकती, जिसे क्रीपित या फुटहिल पर ही उसका निक्षेपण कर देती है। कालांतर में निक्षेपित नदभार गिरिपथ से बाहर की ओर शंकु के रूप में फैल जाते हैं, जिसे हम जलोढ़ शंकु भी कहते हैं। नदी का जल जलोढ़ शंकुओं से अनेक धाराओं द्वारा पार करता है तो तलछट के निक्षेप द्वारा जलोढ़ पंखों का निर्माण होता है। जलोढ़ पंख जलोढ़ शंकु की अपेक्षा अधिक चौड़े होते हैं। जिस नदी में जल की मात्रा अधिक और जलोढ़ की मात्रा कम हो, वह शंकु के स्थान पर पंखों का निर्माण करती है। हिमालय, रॉकेज, एंडीज पर्वतों से निकलने वाली लगभग सभी नदियां जलोढ़ पंखों का निर्माण करती हैं। हिमालय से नीचे उतर कर आने वाली नदियों द्वारा बनाए गए इन जलोढ़ पंखों को आपस में मिल जाने से गंगा के मैदान का भाबर क्षेत्र, कई बार ये पूछा जाता है गंगा के उसमें ऊपरी भाग में कौन सा भाबर क्षेत्र का निर्माण किससे हुआ है, इसी जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु के कारण हुआ है। आगे आता है इसमें नदी विसर्प या गोकुल झील, रिवर मेंडरिंग और ओक्सबो लेक। नदी अपनी घाटी के मध्यवर्ती भाग में सीधी नहीं बहती बल्कि सांप की तरह बल खाती हुई, जिसे रिवर मेंडरिंग कहते हैं। मेंडर शब्द का स्रोत टर्की के मियांडर नदी है, क्योंकि यह नदी समुद्र तक पहुंचते पहुंचते सर्प की भांति कई मोड़ मुड़ती है और मैदानी भाग में नदी के जल की गति मंद हो जाती है, जिससे वह अपर्दन के साथ साथ निक्षेपण का कार्य भी करती है। इस समय नदी की शक्ति इतनी क्षीण हो जाती है कि इसके मार्ग में जरा सी रुकावट भी आ जाए तो नदी मोड़ खा जाती है। कई बार एक बार मोड़ आने की प्रक्रिया आरंभ हो जाए तो फिर वह बढ़ती ही जाती है, जिस कारण इस नदी में मोड़ आते रहते हैं। नदी का पानी घुमावदार मार्ग में प्रवाहित होता है। कनकेव बैंक पर अपर्दन यानी कि कनकेव और कन्वेक्स दोनों पर उत्तल और अवतल किनारे पर निक्षेप करता रहता है। इस कारण घुमाव के कारण अवतल किनारे पर जल का वेग अधिक, उत्तल किनारे पर जल का वेग कम होता है। कई बार इस घुमाव, इस मोड़ आ जाने से एस के आकार के होते हैं, क्योंकि तो नदी का कुछ भाग मुख्य नदी से अलग हो जाता है, जिसको हम कहते हैं ओक्सबो लेक, गोखुर झील। इसकी आकृति कैसी होती है, गाय के खुर के जैसे। यह बिल्कुल नदी से इसका पार्ट अलग हो जाता है, क्योंकि इतना मोड़ खा जाती है तो नदी का पार्ट उससे अलग, जिसको हम गोखुर झील भी कहते हैं। भारत की गंगा नदी भी गोखुर झील बनाती है। उसके बाद आती है, ये है हमारे मध्यवर्ती भाग में के बाद है सबसे निम्नवर्ती भाग में, यानी कि लास्ट वाली स्टेज में कौन सी स्थलाकृतियां बनती हैं। उसमें सबसे पहले आएगा गुम्फित नदी, ब्रेडेड स्ट्रीम। घाटी के निचले भाग में नदी की भार वहन की शक्ति बिल्कुल ही क्षीण हो जाती है, नदी बिल्कुल ही थक जाती है। इस भाग में मैदान भाग स्पष्ट दिखाई देता है। फलस्वरूप नदी अपने तल में निक्षेप करने लगती है, धारा अवरुद्ध होने लगती है। नदी की धारा कई शाखाओं में बट जाती है। अनेक धाराओं से युक्त ऐसी नदी को हम क्या कहते हैं, गुम्फित नदी कहते हैं। उसके बाद हमारा आता है प्राकृतिक तटबंध और बाढ़ का मैदान।
वर्षा ऋतु में नदी के जल की मात्रा अधिक होने से जब नदी में बाढ़ आ जाती है तो नदी का जल किनारों को पार करके बहने लगता है। इस अवस्था में नदी के परिवहन शक्ति नदभार दोनों ही अधिक हो जाते हैं। बाढ़ के समाप्त हो जाने के बाद नदी अपने नदभार का निक्षेप करना आरंभ कर देते हैं और यह निक्षेप नदी अपने किनारों पे सबसे अधिक करती है, क्योंकि किनारों पर घर्षण के कारण नदी में जल का वेग कम होता है और यह क्रम प्रतिवर्ष चलता रहता है और नदी के किनारे ऊंचे होते रहते हैं। इस प्रकार नदी के किनारों पर एक प्रकार से बांध सा बन जाता है, यानी कि नेचुरल तटबंध। इसको हम कहते हैं नेचुरल तटबंध, प्राकृतिक तटबंध। नदी का तल भी निक्षेप के कारण धीरे धीरे ऊंचा हो जाता है। प्राय यह तटबंध नदी के जल तल से 1 या 2 मीटर ऊंचे होते हैं, परंतु कई बार इनकी ऊंचाई काफी अधिक भी हो सकती है। अब आता है हमारा बिल्कुल लास्ट में डेल्टा। जब नदी किसी समुद्र या झील में गिरती है तो वह इसकी गति इतनी मंद हो जाती है, वह अपने सारे अवसाद तलछट का निक्षेप करना आरंभ कर देती है। नदी अपने पूरे जल को एक ही धारा में बहने में असमर्थ होती है तो अपने आप को बहुत सारी छोटी 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 धाराओं में विभाजित हो जाती है। कई बार यह त्रिभुजाकार स्थलाकृतियों का निर्माण करती, इसलिए इसको डेल्टा कहते हैं। आकृति का नाम डेल्टा इसलिए रखा क्योंकि इसकी आकृति ग्रीक भाषा के अक्षर डेल्टा से मिलती जुलती है। यह नाम सबसे पहले ग्रीक लोगों ने नील नदी के डेल्टा को दिया, क्योंकि यह लगभग त्रिभुजाकार है। सभी नदियां एक जैसा डेल्टा नहीं बनाती। गंगा, मिसिसिपी, नील, नाइजर नदी के डेल्टा दिखाए गए, हमें देखा है कि सबकी शेप अलग अलग है। इसके अतिरिक्त सिंधु, हुआंगो, चियांगचो, मियांग, बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो समुद्र में जाने से पहले डेल्टा बनाती हैं। विश्व का गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा सबसे बड़ा है, जिसका क्षेत्रफल 1,25,000 वर्ग किलोमीटर है। विश्व की सभी नदियां डेल्टा नहीं बनाती, क्योंकि डेल्टा निर्माण के लिए कौन कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए। सबसे पहला, नदी के ऊपरी भाग में जल क्या होना चाहिए? ऊपरी भाग में जल नदी पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, जिससे अपरदन द्वारा तलछट की विशाल राशि मिल सके। मुख्य नदी के साथ कई सहायक नदियां आकर मिलनी चाहिए ताकि तलछट की अतिरिक्त राशि मिल सके और उसका डेल्टा का निर्माण हो सके। तीसरी कंडीशंस, नदी का मार्ग लंबा हो ताकि समुद्र में पहुंचते पहुंचते नदी का वेग कम हो सके और निक्षेप संभव हो सके। सागर जल के निकट स्थित पर्वतों से निकलने वाली छोटी छोटी नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं। चौथी कंडीशन, नदी के मार्ग में कोई झील, कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस अवस्था में नदी द्वारा बहाकर लाया गया सारा नदभार वहीं निक्षेपित हो जाता है और डेल्टा के निर्माण में पर्याप्त तलछट उपलब्ध नहीं होगा। पांचवी कंडीशन, नदी की निचली घाटी विस्तृत मैदान में से होकर जानी चाहिए, जिससे जल प्रवाह मंद होने और निक्षेप क्रिया अधिक होने में सहायता मिलती है। सिक्स्थ कंडीशन, जहां पर नदी के मुहाने पर शक्तिशाली सागरीय लहरें, धाराएं, ज्वार भाटे आते हैं, वहां पर डेल्टा नहीं बनता, क्योंकि ये नदियों द्वारा निक्षेपित तलछट को बहाकर समुद्र में ले जाते हैं। ये था हमारा आज का नदी का कार्य। उसके बाद हम ब्रीफ में देखेंगे छोटा छोटा पार्ट करके कि हमने आज क्या क्या पढ़ा है। नदी स्थलाकृतियों के निर्माण में 3 प्रकार के कार्य पढ़े हमने: अपरदन, परिवहन और निक्षेपण। अपरदन में हमने क्या किया, जिसमें होती है जलीय क्रिया, अपघर्षण क्रिया, सन्निघर्षण क्रिया, संरक्षण क्रिया। नदी में अपरदन में जल की कौन कौन सी चीजें जरूरी होनी चाहिए? जल की मात्रा, जल की गति, शैलों की प्रकृति और शैल चूर्ण पर होता है। इसमें अगर जल की मात्रा अधिक होगी तो अपरदन अधिक होगा, जल की गति अधिक होगी तो भी अपरदन अधिक होगा, जल की गति कम होगी तो अपरदन कम होगा। नदी द्वारा ढोए गए अवसाद को क्या कहते हैं? हम रिवर लोड, यानी कि नदी का बोझ या नदभार। नदी द्वारा परिवहन जल के वेग, जल की मात्रा नदभार के आकार पर निर्भर करती है। यदि नदी के जल का वेग 2 गुना होगा तो उसकी परिवहन शक्ति कितनी हो जाएगी? 64 गुना हो जाएगी। और नदी के मात्रा 2 गुना होने से परिवहन की क्षमता भी 2 गुनी हो जाती है। नदी अपने ऊपरी भाग में कौन कौन से बनाती है? गॉज, कैनियन, वी शेप्ड वैली, जल प्रपात, शिप्पिकाएं, जलज गर्तिका, अंतर्ग्रथित पर्वत स्कंद, संरचनात्मक सोपान, नदी वेदिका स्थलाकृतियों की रचना करती है। और अपने मध्यवर्ती भाग में जलोढ़ पंख, जलोढ़ शंकु, नदी विसर्प और गोकुर झील का। और नदी निचले भाग में कौन सी स्थलाकृतियां बनाती है? गुम्फित नदी, प्राकृतिक तटबंध या बाढ़ का मैदान या डेल्टा। तो आज का हमारा टॉपिक था नदी के
कार्य। हमने इसमें नदी से जो भी नदी का कार्य होता है, जो भी उनसे उनकी शिलाकृतियाँ बनती हैं, हमें ये पढ़ा है। अब आगे आने वाले वीडियो में हम हिम नदी के कार्य पढ़ेंगे। आज का टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है और मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगी, थैंक्स टू ऑल।